हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। बात करेंगे आज एमता टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के ऊपर। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इस स्टॉक के ऊपर पूछे गए और दूसरा था मनप्पुरम फाइनेंस, जल्दी उसका नंबर भी लगेगा। आज बात करते हैं एमता टेक्नोलॉजीज की। याद दिला दूं आपको कि इस चैनल पे मैं उन्हीं स्टॉक्स पे वीडियो बनाता हूं जिन पे आपके क्वेश्चंस हो। मेरे पर्सनल इन्वेस्टमेंट, ब्रेकआउट स्टॉक्स या फिर जो स्टॉक में ट्रेडिंग में लेता हूं, उसके लिए हमारा सेकंड चैनल द बुल रन स्टॉक्स है, चाहे तो उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पे मैं आपके स्टॉक्स पे बात करता हूं, मेरे पर्सनल स्टॉक्स पे नहीं। हाँ, अगर मेरा इन्वेस्टमेंट होता है तो मैं जरूर उसको डिस्क्लोज कर देता हूं। तो इसीलिए एमता टेक के ऊपर क्वेश्चन पूछा है तो वीडियो हाजिर है। आपका भी किसी स्टॉक को लेकर क्वेश्चन हो, कुछ कमेंट करना चाहते हो, बताना चाहते हो कौन से स्टॉक पे अगला एनालिसिस चाहिए, कमेंट डाउन कर सकते हो। बिल्कुल नोट डाउन होता है और अगला वीडियो शायद उस पर आपको जल्दी से जल्दी देने की कोशिश हो जाएगी। तो कमेंट करने में कोई कंजूसी मत करिएगा, बिंदास कमेंट कर दीजिए। साथ में ध्यान रखिए, जो भी बात होती है वो सिखाने, समझाने और समझने के पर्पज से है। किसी टाइप से कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। मैं क्या करता हूं वो भी मैं आपको इस वीडियो में क्लियरली बताता हूं और ये भी बताता हूं कि क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। लेकिन कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने दिमाग का, बुद्धि का, विवेक का उपयोग करें और अपने एडवाइजर की सहायता लें। इस चीज में आप कोई भी कंजूसी ना करें। उम्मीद है आप इन चीजों को समझोगे। बात करते हैं एमता टेक्नोलॉजीज के ऊपर। ये चार्ट आपको यहां पे दिख रहा है एमतार का। याद दिलाना चाहूंगा, एमता टेक्नोलॉजीज मई 2023 के अंदर, मई 2023 के अंदर यहां इस प्राइस के आसपास ट्रेड कर रहा था। ये वाली जो कैंडल आपको दिख रही है, इस कैंडल पे मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, ये वाला। इस वीडियो में मैंने बताया था कि यहां पे मैं इस स्टॉक को ले रहा हूं और इसमें एक अच्छी रैली बन सकती है, मैं इसको राइड करना चाहूंगा। हालांकि हुआ है कि मुझे कैपिटल की जरूरत थी, तो मैं 2300 रुपए के आसपास ही अपनी कैपिटल को लेकर निकल चुका था जब ये वाली कैंडल बनी थी। बिकॉज मुझे किसी पर्पज से कैपिटल की जरूरत थी, तो मुझे यहां पे निकलना पड़ा। उसके बाद भी स्टॉक में एक शानदार रैली बनी। जरा एक बार पिछला वीडियो सुनते हैं, बात क्या करी थी, उसमें फंडामेंटल भी बताए थे, इस वीडियो में भी बताऊंगा। लेकिन एक बार सुनते हैं कि लास्ट वीडियो में बात हुई क्या थी, ताकि हमें क्लियर और बेटर आइडिया मिल जाए। क्योंकि स्टॉक अभी अपने हाई से 25% टूटा है, तो क्या किया जाए, सारा डिसीजन जो है वो अभी हम देखेंगे और समझेंगे। पहले सुनते हैं लास्ट वीडियो में बात हुई क्या थी। मैं अपना बता रहा हूं, मेरा अगर ऊपर से भी फंसा होता या नीचे से भी कहीं से लिया होता तो मैं अभी तो इस स्टॉक को होल्ड करता। रीजन वेरी सिंपल। अरे भैया, ट्रेंड बुलिश है, मैं क्यों बेचूं? ट्रेंड अगर किसी स्टॉक का बुलिश है तो मैं क्यों बेचूं? ये तो सिंपल सी बात है। चाहे मेरे पास किसी भी बाय प्राइस का पड़ा हो, मैं एक बार तो होल्ड करता अगर मेरे पास होता तो, और ऊपर से भी फंसा होता तो भी होल्ड करता। मंथली चार्ट पे भी आइए, आपको कुछ दिखाता हूं। यहां पे देखते हैं मंथली चार्ट क्या बोलता है। अब इस मंथली चार्ट को अगर आप ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा, तो भी आपको पता चलेगा, अरे इतना लंबा जब कंसोलिडेशन होने के बाद स्टॉक निकल रहा है, ट्रेंड बुलिश हो रहा है, तो थोड़ा रिस्क क्यों ना लिया जाए। यहां पर मैं अगर होता तो मैं तो होल्ड करता। ये तो सिंपल सी बात मैंने आपको समझाई। तो यहां पर अगर होल्डिंग में होता तो भी होल्ड होता, अगर नहीं है और डिप मिलती है तो भी मैं बाय करता। मान लीजिए मेरे पास होल्डिंग में नहीं है तो मैं बाय करने की ही सोचता। ये बात आप ध्यान रखिए। अब उसके बाद में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ऊपर की साइड क्या है, उनको नोट करिए, और उनके लिए मैं आपके सामने वापस चलता हूं यहां पर वीकली चार्ट पे, और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो भी आपको बताता हूं। वीकली चार्ट पे देखिए दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यहां पर आएगा 2015 के आसपास, और उसके बाद सीधा आएगा 2150 के आसपास। तो दो छोटे रेजिस्टेंस है, 2015, 2150। बड़ा रेजिस्टेंस सीधा यहां पे 2500 रुपए का इस स्टॉक को मिलने वाला होगा। ये आप ध्यान रख सकते हैं। बड़ा रेजिस्टेंस सीधा मिलेगा 2500 का, छोटे दो रेजिस्टेंस है 2150 और 2015 के। ये आप ध्यान रखिए, नोट कर सकते हैं एज पर दिस चार्ट। तो जैसा कि आपने सुना, पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि स्टॉक में यहां से एक मूव आ रहा है। जिनके पास है उनके लिए भी होल्ड में बनता है, जिनके पास नहीं है फ्रेश बाय करते हैं उनके लिए भी बाय बनता है। एक स्टॉप लॉस भी दिया था, उसमें क्लियर बनता था, और ऊपर में टारगेट्स जो थे वो पॉसिबल थे। हालांकि मेरे को बीच में बेच के निकलना पड़ा, बिकॉज आई वाज इन नीड ऑफ कैपिटल दैट टाइम। मुझे किसी पर्पस की वजह से कैपिटल चाहिए थी, तो इसी स्टॉक से मैं निकला। हालांकि मेरे बेचने के बाद भी अच्छी रैली बनी थी, बट मैं तो निकला क्योंकि कैपिटल चाहिए। तो फिर ये नहीं देखा जाता कि आपको क्या करना है और क्या नहीं, कैपिटल चाहिए तो निकलना ही पड़ता है, कोई इलाज नहीं होता। अब स्टॉक जो है 25% अपने हाई से टूट चुका है, तो आज की डेट में क्या किया जाए इसके ऊपर चर्चा करते हैं। लेकिन सबसे पहले चलेंगे इसके फंडामेंटल्स पे, कंप्लीट डाटा एनालिसिस करेंगे कि आज की डेट में फंडामेंटल्स क्या बोलते हैं। सो लेट्स डू फंडामेंटल एनालिसिस। तो अब हमारे सामने है एमता टेक्नोलॉजीज की वेबसाइट और इसके फंडामेंटल्स। फंडामेंटली बता देती हूँ कंपनी क्या करती है। ये जो बिजनेस सेगमेंट दिख रहे हैं, इनके लिए इंजीनियरिंग, प्रोडक्ट, इक्विपमेंट, या फिर आप कह सकते हो कि असेंबल करना और दूसरी जो चीजें हैं वो प्रोवाइड करती है। यहां पर कंपनी के अंदर सिविलियन न्यूक्लियर जो बिजनेस सेगमेंट है उसमें एक्टिव है, डिफेंस एंड एरोस्पेस में, स्पेस के अंदर जिसमें आपने इसरो का, डीआरडीओ का नाम सुना होगा, तो स्पेस के अंदर ये कंपनी एक्टिव है। साथ में बॉल स्क्रूज एंड रोलर स्क्रूज के अंदर कंपनी का काम है। यहां पर बात कर लीजिए क्लीन एनर्जी, जहां पर इसकी ऑर्डर बुक बहुत जबरदस्त है, आगे आपको वीडियो में वो दिखाने वाला हूं।
अदर सेगमेंट जिसमें मरीन भी आ गया है, यहां पर भी कंपनी एक्टिव है। तो ये इसके बिजनेस सेगमेंट है। इसके क्लाइंट कौन कौन है, उसके अंदर आप बालाजी एमाइंस का नाम देख सकते हो, डीआरडीओ देख सकते हो। ये डीआरडीओ कौन है, डिफेंस रिसर्च एंड डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन, कुछ ऐसा सा नाम है इसका। ये डीआरडीओ है जो कि डायरेक्टली टच में रहता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के, तो ये इसका क्लाइंट है। इसके अलावा अगर आप बात कर ले, यहाँ पे टाटा इसका क्लाइंट है, और ये आपको दिख रहा होगा कोलिंस एरोस्पेस, ये इसके क्लाइंट है। यहाँ पर ब्लूम एनर्जी इसका क्लाइंट है, और साथ में इंपॉर्टेंट चीज भारत डायनामिक्स लिमिटेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस, ये भी इसका क्लाइंट है। यानी स्पेस के अंदर ये इसके जो प्रोडक्ट है वो काम में लेते हैं। अब इसके बेसिक फंडामेंटल डाटा को हम समझते हैं, इसके नेचर को समझते हैं, आज की डेट में पिक्चर क्या है वो समझते हैं। 7,000 करोड़ के लगभग की मार्केट कैप है, ठीक ठाक है, बहुत स्मॉल कैप कंपनी है। स्टॉक का पी मुझे थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगता है, फर्स्ट इंस्टेंस में अगर देखें तो एक्सपेंसिव लगता है, लेकिन क्या इसको देख के हम ये कह सकते हैं कि डिसीजन ले ले इन्वेस्टमेंट का, नहीं ले सकते। तो ये हमने नोट डाउन किया कि हाँ थोड़ा एक्सपेंसिव है। बुक वैल्यू यहां है, करंट मार्केट प्राइस यहां है, नोट डाउन किया। आरओसी आरओई दोनों ही काफी अच्छी है, दोनों में ही कोई खराबी नहीं है, दोनों ही बढ़िया कही जाएगी। बात करते हैं यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग की, जो कि कम है, इतनी नहीं होनी चाहिए, और होनी चाहिए थी, बहुत कम है, थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। डेट फ्री कंपनी है ऑलमोस्ट, जो कि ठीक ठाक है, अच्छी बात है। ईपीएस 33 रुपीज का है, ये भी नोट डाउन करने वाली चीज है। प्रॉफिट की ग्रोथ कंपनी की अच्छी रही है, वो हमें नोट डाउन करना चाहिए। मार्केट कैप टू सेल्स की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स 10 टाइम्स चल रहा है, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होने का जो संकेत है वो हमें देता है। इतनी डाटा हमारे पास क्लियर हुआ, आगे चलते हैं। यहां पर देखिए कंपनी के जो क्वार्टर रिजल्ट है वो कैसे रहे हैं। अगर लास्ट और लेटेस्ट क्वार्टर को देखा जाए, 167 करोड़ की सेल्स, कंपनी ने 20 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया है, उसके अंदर 22% के उसके ओपीएम मार्जिन रहे हैं, ये हमें नोट डाउन करना होगा। अगर पिछले कुछ क्वार्टर में देखा जाए तो कंपनी की सेल्स में ग्रोथ थोड़ी सी मिसिंग नजर आती है, यहां पर ग्रोथ मिसिंग है, लेकिन अच्छी चीज क्या है, 5 क्वार्टर से आप 100 करोड़ या आप ये कह सकते हो कि 150 करोड़ से ऊपर की सेल्स जो है वो करते हुए नजर आ रहे हो। 150 करोड़ के आसपास की सेल्स आप कर रहे हो, ये अच्छी चीज है। और आपके प्रॉफिट स्टेबल हुए हैं, बट नेगेटिव पॉइंट क्या है कि पिछले 5 क्वार्टर में आपके 2 क्वार्टर जो है उनमें प्रॉफिट सिर्फ 20-20 करोड़ के रहे हैं, अच्छे नहीं रहे हैं। इनको हम ये अच्छे क्यों नहीं है, क्योंकि पहले काफी अच्छे हैं। अगर नॉर्मल कंपनी होती तो बहुत अच्छे होते, लेकिन यहां पर आपसे उम्मीदें बढ़ जाती है। पीछे का अगर डाटा देखेंगे तो सेल्स में अच्छी ग्रोथ हमें आगे तक देखने को मिलती है, प्रॉफिट में अच्छी ग्रोथ आगे तक देखने को मिलती है। नेगेटिव पॉइंट यही है कि आप 20 करोड़ की प्रॉफिट तो 100 करोड़ की सेल पे भी कर रहे थे, तो जब आप यहां पर 200 करोड़ की या 170 करोड़ की सेल्स करते हो तो आपके प्रॉफिट कुछ तो बढ़ने चाहिए। जैसे इसमें यहां पे आपके 10 करोड़ के प्रॉफिट बढ़े थे, जबकि सेल 100 करोड़ के लगभग बढ़ गई, और यहां पर आपकी अगर देखा जाए 167 करोड़ सेल, यहां से 68 करोड़ की सेल बढ़ी, प्रॉफिट उतना ही है। रीजन इज मार्जिन, यहां पे 28% थे, यहां पे 22% रहे। तो कंपनी की सेल्स अच्छी है, मार्जिन्स पे प्रेशर आ रहा है, इतना हमें पता चला है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं यहां पे ईयरली P&L की। तो आप ध्यान से देखेंगे 2020 में तो एक साल का प्रॉफिट था 31 करोड़, 21 में भी लगभग 46 करोड़ एक साल का प्रॉफिट था, 22 में भी आप आते हैं 61 करोड़ एक साल का प्रॉफिट था। 23 से कहानी बदल गई, क्योंकि अब एक क्वार्टर का प्रॉफिट आपका 30 से 20 करोड़ का आ रहा है, जो कि कभी पहले एक साल का हुआ करता था। बट यहां पर अगर आप इन दो को कंपेयर करेंगे तो पता चलेगा कि ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ मिसिंग है। शायद मार्केट उसी वजह से कहीं इसको पनिश तो नहीं कर रहा, वो आगे पता चल जाएगा। अब आगे हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी इसके प्रॉफिट्स में, तो ही मार्केट इसको बढ़िया प्राइस देगा, वो हमें चार्ट पे पता चलेगा। ये भी हमने नोट डाउन किया। आगे चलते हैं, यहां पर इसकी सेल्स ग्रोथ कैसी रही है, जबरदस्त रही है। 10 साल, 5 साल, 3 साल, 1 साल, गजब। प्रॉफिट ग्रोथ गजब, मतलब किसी भी कंपनी के लिए, मैनेजमेंट के लिए ये वाले फिगर को टच करना एक ड्रीम के बराबर होता है। उनका ड्रीम होता है कि इस फिगर को हम टच करें, अपनी कंपनी में ऐसी ग्रोथ लाएं, बट ये सस्टेन हमेशा के लिए नहीं करती है। एक समय आता है जब ये ग्रोथ होती है, हमेशा ऐसी ग्रोथ नहीं रहती, हालांकि इसमें आगे होने वाली है ऐसा लगता है। ऐसे ही सेल्स ग्रोथ बहुत अच्छी है, अच्छी माननी पड़ेगी, कोई खराबी नहीं कह सकते। तो फंडामेंटली कंपनी खराब तो बिल्कुल भी नहीं है, अच्छी कंपनी है। भाई यहाँ पे स्टॉक प्राइस CAGR आपको कुछ मिलेगा नहीं अभी, क्योंकि डाटा अवेलेबल नहीं है। पिछले एक साल में 37% रिटर्न दिया है, वो अच्छी चीज है। रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी की 15% के लगभग पिछले 5 सालों से एवरेज आ रहा है, जो कि अच्छा मानना होगा, इसे हम खराब नहीं कह सकते, ये हमें नोट डाउन भी करना चाहिए। बात करते हैं कंपनी का यहां पर पैसा कहां से आता है, समझिए। ये इसके वर्टिकल है। क्लीन एनर्जी से कंपनी 80% की रिवेन्यू जो है वो लाती है, न्यूक्लियर से 12% की, और डिफेंस एंड एरोस्पेस से 7.7% की रिवेन्यू कंपनी लेकर आती है। बात करते हैं इसकी ऑर्डर बुक की। जो ऑर्डर बुक का ब्रेकअप है वो समझिए, 58% की ऑर्डर बुक क्लीन एनर्जी से भरी हुई है। उसके बाद में स्पेस एंड डिफेंस से 20% के लगभग, न्यूक्लियर से 17% और अदर से 6% के आसपास इसकी ऑर्डर बुक है। मेन जो फोकस है वो क्लीन एनर्जी पे है, आपको ये समझना है। शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखिए, इसमें बहुत सी नोट करने वाली बात होगी आपके पास कि यहां पर प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग लगातार देखिए धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं, और यहां 50% से सीधी होल्डिंग इनकी 40 हो गई। अच्छी बात क्या है, यहां पर ये होल्डिंग जो है वो कम हो तो रही है, लेकिन ये जा रही है
FIIs के पास भी अच्छी गई है, लेकिन नेगेटिव पॉइंट क्या, DIIs ने यहां से कम करी है, वही FIIs के पास गई है। पब्लिक के पास लगभग 28% की होल्डिंग है एज इट इज। आपको पता है लोग कहते हैं ना कि यार पब्लिक पैसे कमा रही है या नहीं कमा रही, रिटेल कमा रहा है कि नहीं कमा रहा, कैसे पता चलता है? बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। जब शेयर ऊपर जा रहा था, ये शेयर ऊपर जा रहा है, तब देखो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कितने थे, यानी जब शेयर ऊपर गया था तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स आप देखिए कितने थे, यहां पर आपको पता चल रहा होगा शेयर होल्डर जब ऊपर गया था, और जब शेयर नीचे आ रहा है तो समझ जाओ कि नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कितने हैं, यानी यहां पर अभी लोगों ने इसको भर भर के खरीदा है, ये आप समझिए। और ये रिटेल ने ही खरीदा है, बिकॉज ये नंबर ऑफ शेयर होल्डर रिटेलर के ही है, तो उन्होंने भर भर के खरीदा है। इस बात को आपको समझना होगा। अब उन्होंने खरीदा कहां होगा, ऑब्वियसली ऊपर ही खरीदता होगा। नीचे खरीदने की तो हर रिटेलर की कैपेसिटी होती नहीं, और अगर होती भी है तो वो थोड़े बहुत प्रॉफिट में निकल जाता है। ये हमें समझना होगा कि रिटेलर्स की यहां पे होल्डिंग बड़ी है। जब तक शेयर ऊपर जा रहा था तब तक देखो रिटेलर्स कम थे, जैसे जैसे ऊपर जाता है होल्डिंग बढ़ जाती है, जबकि होना इसका उल्टा चाहिए। जैसे जैसे शेयर नीचे आता है रिटेलर्स की होल्डिंग कम होने आनी चाहिए, लेकिन होता हमेशा उल्टा है। तो ये आप समझना होगा इन चीजों को। आगे समझिए, ये इसका प्रॉपर ग्राफ फॉर्मेट में शेयर होल्डिंग पब्लिक के पास, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड, FIIs और प्रमोटर्स के पास में। हालांकि बड़े प्लेयर्स के पास में अभी भी 70% का माल है, ये हम कह सकते हैं। पब्लिक के पास लगभग 30% का माल हमारे पास रखा हुआ है। ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। अब करते हैं चार्ट पे चर्चा। क्लियर पिक्चर हमें वही मिलेगी कि एग्जैक्टली करना क्या है, और बात करेंगे चार्ट पे कि चार्ट बोलता क्या है। तो अब आगे हम चार्ट पे देखते हैं कि चार्ट क्या बोल रहा है। ध्यान से देखिए, स्टॉक ने 2022 में एक टॉप लगा के करेक्शन लिया था, लगभग 53-55% के लगभग। स्टॉक ऊपर जाता है, एक रेंज बनाता है, यहां खड़ा होता है। यहां हमारा एक वीडियो आता है कि हम बाय कर रहे हैं, इसमें एक रैली बन सकती है। रैली आती भी है, शानदार रैली आती है। उसके बाद में स्टॉक अगेन यहां पर आप देखिए बीच में खड़ा हुआ, फिर ऊपर गया, फिर एक रेंज बनाई, फिर खड़ा, फिर ऊपर, फिर एक रेंज बनाई, लेकिन अब की बार ब्रेकडाउन हुआ। दैट वाज अ नेगेटिव पॉइंट, क्लियरली नेगेटिव पॉइंट। यहां पर इसने एग्जिट के इंडिकेशंस भी लोगों को दिए होंगे। हालांकि जिनको डबल टॉप पकड़ना आता है उन्होंने शायद ऊपर भी पकड़ा होगा, देखा होगा, वो अलग बातें हैं, वो सारी चीज अलग है। जिसको जैसे भी आता है, पैसा बचाना आता है तो बस बहुत बढ़िया है, कहीं भी बेचे, कहीं भी कुछ भी करे। राइट नाउ अभी स्टॉक 2240 के आसपास खड़ा है और पिछले 2 हफ्तों से एक छोटी सी रेंज बना के यहां पे ट्रेड करने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक के लिए इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो एक साइकोलॉजिकल लेवल होगा 2000 रुपीज का। ये ₹2000 का लेवल है, यहां पर ये स्टॉक का एक इंपॉर्टेंट और साइकोलॉजिकल लेवल रहने वाला है, जो हमें नोट डाउन करना होगा। ऊपर में रेजिस्टेंस की बात करें तो इमीडिएटली यहां पर 2400 रुपए के आसपास एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। 2400 रुपए के आसपास इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। फिर स्टॉक के लिए 2550 से, जस्ट सेकेंड में यहां पे सही से लिख देता हूं इसको, ये स्टॉक के लिए फिर 2550 से 2600 की एक बड़ी रेंज भी होगी, जहां पर भी इसको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। ये जो रेंज होगी इसमें भी स्टॉक को अच्छा खासा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। ये हमें नोट डाउन रखना होगा। ये इंपॉर्टेंट लेवल्स है जो हमारे माइंड में होने चाहिए। डिसीजन कैसे लेना है वो हम चार्ट पे लेते हैं। देखिए, अगर आपको चार्ट नहीं आते और आप तुक्केबाजी में काम करते हो तो मार्केट की मुक्केबाजी से आपको कोई नहीं बचा सकता, ये समझिए। अगर हम तुक्केबाजी में काम करेंगे ना तो मार्केट मुक्केबाजी करेगा। हमें तुक्केबाजी नहीं करनी, हमें चार्ट को, एनालिसिस को समझना है। आपका कोई तो मेथड होगा, कोई तो सेटअप होगा। अगर आपका कोई सेटअप नहीं है, कोई मेथड नहीं है, देन आप मार्केट से पैसे कमाने की उम्मीद मत करिए। बेटर वही होगा, कोई ना कोई सेटअप आपको बनाना होगा, क्योंकि तुक्केबाजी में मुक्केबाजी हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। ये इतनी चीजें हमने क्लियर करी। अभी राइट नाउ वीकली चार्ट क्या बोल रहा है वो हम समझते हैं। तो जैसे अभी हम वीकली चार्ट को देखते हैं तो यहां पर एक छोटा सा सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, और वीकली चार्ट ऐसे इंडिकेशंस दे रहा है कि शायद यहां से एक छोटे से बाउंस बैक की संभावना जो वो क्रिएट होती हुई नजर आ रही है। वो कितना होता है कितना नहीं वो आगे की बात है। फिलहाल ऐसी कोई बहुत सॉलिड संभावना ही नहीं है जो चार्ट को बोले कि ये क्लियरली बुलिश हो गया है, ऐसी कोई संभावना नजर नहीं आती। आगे बात करते हैं मंथली चार्ट पे। हैव अ लुक एट द मंथली चार्ट। देखिए, डाटा बहुत कम अवेलेबल है, बहुत कम डाटा में हमें पूरी जानकारी जुटानी है। तो यहां पर देखते हैं, इसको मिटाकर मंथली चार्ट क्या बोलता है। सो दिस इज द मंथली चार्ट। ये मंथली चार्ट हमने देखा। मंथली चार्ट भी एक चीज बोल रहा है कि स्टॉक के लिए इस लेवल के ऊपर की इनको चाहिए मंथली क्लोज। ये क्या चाहिए? मंथली क्लोज चाहिए। मंथली क्लोज इस लेवल को आप समझ लीजिए ऑलमोस्ट 2600 रुपए का। हालांकि है ये 2550, मैं कहता हूं 2600 का। इसके ऊपर की मंथली क्लोज आती है तो स्टॉक के लिए वो बहुत अच्छा और बुलिश साइन हो जाएगा। ये चार्ट हमें ऐसा बोल रहा है। स्टॉक के लिए रिजेक्शन यहां से आया है और वन टाइम रिजेक्शन नहीं हुआ है। फर्स्ट अटेम्प्ट में चलो स्टॉक को भेजा, कोई बात नहीं, वो हमें लगता है कि शायद वीक हैंड से वहां निकले होंगे। लेकिन जब सेकंड अटेम्प्ट में स्टॉक यहां पर वापस आता है तो क्लियर होता है कि ये वीक हैंड्स नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग हैंड्स है जो कि इस माल को बेच रहे हैं और वीक हैंड्स को चिपका रहे हैं, ऐसा लगता है।
तो अब स्टॉक के लिए व्यू कब चेंज होता है? मंथली क्लोज जब 2600 के ऊपर आती है या 2550 का लेवल भी आप समझ सकते हो, तब स्टॉक के लिए एक व्यू चेंज होता है और अच्छा नजरिया रहता है। मंथली चार्ट पे भी आप देखेंगे 2400 रुपए के लेवल पे 2 बार सपोर्ट था, तो वो अब क्या बन जाएगा? वो रेजिस्टेंस के लिए एक्ट करना चाहिए, कर सकता है। हमें ये बात नोट डाउन करके रखनी है। यहां पर भी 2000 के लेवल को आप इंपॉर्टेंट देनी होगी, इंपॉर्टेंस हमें देकर उसको माइंड में रखना होगा। तो मंथली चार्ट पे भी फिलहाल ट्रेंड क्या है? द ट्रेंड इज क्लियरली यहां पे बेरिश, लेकिन ये ऐसा नहीं कह रहा कि यहां से और बेरिशनेस बनेगी, ऐसे कोई इंडिकेशंस फिलहाल यहां भी नहीं है। तो चलिए डेली चार्ट की खोज करते हैं, क्योंकि ये चार्ट कंफ्यूजिंग हो चुका है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है यहां पे, तो डेली चार्ट पे चलना होगा। दिस इज द डेली चार्ट। डेली चार्ट पे साथ में हमने लगा रखा है यहां पे 200 दिन का मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज से एक चीज हमें पता चल गई है कि स्टॉक के लिए अगर अब ये सपोर्ट टूटता है, जो कि लगभग 2180 रुपए के आसपास है, तो और नेगेटिव होगा, क्योंकि फिर 200 दिन का जो मूविंग एवरेज है वो भी टूटने की कगार पे आ जाएगा। तो डेली चार्ट ने हमें एक नया सपोर्ट दे दिया 2000 की बजाय करीब 2150 से 2180 की रेंज। अगर ये टूटती है तो फिर और नेगेटिविटी क्रिएट हो सकती है, ऐसा बोल रहा है। बट एक अच्छी चीज क्या है, ये ऑलरेडी इतना गिरा हुआ है कि यहां पर फीलिंग आती है दिट इज ओवरसोल्ड। ये ओवरसोल्ड है, तो क्या ओवरसोल्ड है तो इसका मतलब ये है बाय कर ले जी, ऐसा कभी नहीं होता है। ओवरसोल्ड का मतलब होता है स्टॉक या तो अगर ये ऐसे गिरा है तो एक खड़ा हो सकता है या ऐसे छोटे छोटे बाउंस बैक ले सकता है। ओवरसोल्ड का मतलब ये होता है। ओवरसोल्ड का मतलब कभी ये नहीं होता कि स्टॉक ऐसे जाएगा, वो डिफरेंट परिस्थिति होती है। तो बहुत से लोगों को टेक्निकल में अभी तक यही कंफ्यूजन है कि ओवरसोल्ड क्या होता है। ओवरसोल्ड का मतलब ये होता है कि ओवरसोल्ड वो रुक सकता है या ऊपर जा सकता है, उसका मतलब ये नहीं होता कि वो ऊपर जाएगा ही। इस चीज को क्लियर करिए। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा और आपने इसको क्लियर किया भी होगा। अब चलिए, डेली चार्ट ने हमें बताया कि ये इंपॉर्टेंट लेवल है, ओवरसोल्ड है, तो बाउंस बैक, लिटिल बाउंस बैक जिसकी हम उम्मीद कर रहे हैं वो आ सकते हैं, ये हमें क्लियर हुआ। तो स्टॉक के लिए यहां पे भी हमें इतना पता चला कि व्यू नहीं बन पा रहा है, क्लैरिटी फिलहाल चार्ट्स पे कुछ भी नहीं है जो कि ये कहे कि स्टॉक बहुत बुलिश या बहुत बेरिश नजर आ रहा हो। फिलहाल ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। ये हो सकता है कि आने वाले 15, 20 दिन, 25 दिन बाद में शायद स्टॉक के लिए कोई पैटर्न बने, तब हम कुछ कह पाए, लेकिन फिलहाल पैटर्न यहां पे कुछ नहीं है। क्लियर बुलिश या क्लियर बेरिश आगे होने के लिए कोई संभावना नहीं है। फिलहाल तो बेरिश ही है तो दिख रहा है, आगे क्या होगा उसके लिए फिलहाल कोई इंडिकेशन चार्ट पे नहीं है। बात करते हैं यहां पर फिर से वीकली चार्ट पे, देखते हैं कि आज की डेट में क्या किया जाए। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि आज की डेट में हम क्या कर सकते हैं। उनकी बात करते हैं जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है। ऑलरेडी अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो क्या कर सकते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। ये इन्वेस्ट ऑलरेडी अगर इन्वेस्टेड है, अब मैं मान के चल रहा हूं कि अगर आप नीचे से इन्वेस्टेड है, पहले बात करते हैं उनकी जो नीचे से इन्वेस्टेड है वो क्या कर सकते हैं। सिंपल सी बात बताता हूं, मैं अगर नीचे से इन्वेस्टेड होता तो मैं उछाल पे सेल करता कुछ क्वांटिटी, सेल हाफ क्वांटिटी में जरूर करता और रिमेनिंग हाफ मेरे पास होल्ड में रहती, रिमेनिंग होल्ड। अगर कोई भी उछाल आता है यहाँ पे, मान लो मेरे पास ये अभी तक होल्डिंग में है, नीचे से ले रखा है, यहाँ आ गया, तो मैं एक जंप का वेट करता। अगर वो जंप मुझे मिलती है तो मैं हाफ क्वांटिटी बेच के हाफ रखना चाहूंगा। मेरी ऐसी थ्योरी है। अब कोई क्लियर है, अगर किसी का माइंडसेट क्लियर है, उसको 5-10 साल इस कंपनी को रखना है, बेचना नहीं है, उसे पैसे की भी जरूरत नहीं है और उसका कंपनी पे ट्रस्ट है, उसके पास सारी इंफॉर्मेशन है अंदर की, तो फिलहाल वो बिल्कुल होल्ड कर सकता है। लेकिन मुझ जैसा बंदा जिसको कंपनी की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ चार्ट की नॉलेज है, तो वो अभी अपनी स्ट्रेटेजी क्या रखेगा, अगर नीचे से लिया है तो एक उछाल आ जाए तो मैं बेच के निकलूं। हालांकि मैं ऑलरेडी इससे बेच के निकल चुका हूं, वो मैंने आपको डिस्क्लोजर दे दिया। बट अगर होल्ड होता तो मैं एक उछाल की वेट करता और आधी क्वांटिटी बेचता, आधी को मैं राइड करता। वो आधी इसलिए बेचता कि अगर कहीं से भी स्टॉक वापस नीचे आए तो मेरे पास वही कैपिटल यूटिलाइज करने के लिए जो मैंने बेची है। अगर ऊपर चला जाए तो कोई अफसोस नहीं, क्योंकि रिमेनिंग हाफ को मैं राइड करने को तैयार हूं। इस तरीके से मेरी स्ट्रेटेजी रहती अगर मैं नीचे से इन्वेस्टेड होता तो। सेकंड चीज बात करते हैं, अगर मैं ऊपर से इन्वेस्टेड होता तो अभी क्या करता। मानो मैंने एकदम टॉप पे ही ले लिया, तो अभी क्या करूं, मैं तो फंस गया ना। तो अभी क्या किया जा सकता है, तो सिंपल सी बात है, टॉप पे लेकर पहली बात 100% कैपिटल कभी भी एक बार में इन्वेस्टमेंट नहीं जाती। 100% नेवर इन्वेस्ट, मैं लिख देता हूं यहां पे 100% का मैं हमेशा आपको कहता हूं, किसी भी स्टॉक को एक्यूमुलेट किया जा सकता है, इन्वेस्टमेंट 100% नेवर कभी भी नहीं होता एक पर्टिकुलर प्राइस पे, पार्ट्स में होता है। अगर आपने यहाँ पे लिया है और नीचे कुछ एक्यूमुलेट करना चाहते हो, देन एक्यूमुलेशन के लिए कंपनी अच्छी है, कोई खराब नहीं है, एक्यूमुलेट किया जा सकता है। एक्यूमुलेट कौन कर सकता है, जिसका माइंडसेट क्लियर है कि ये स्टॉक 2200 पे है, 2000 आएगा थोड़ा और लूंगा, वहां से 10% गिरा थोड़ा और लूंगा, 1600 है थोड़ा और लूंगा, रखा इसको, अब 2 साल के इकट्ठा किया इसको, अब 2 साल के लिए रखूंगा और फिर उसमें पैसे कमाऊंगा। वो एक्यूमुलेट करे, बाकी कोई एक्यूमुलेट नहीं कर सकता, ये क्लियर होना चाहिए। आगे बात करते हैं, कोई कहता है कि नहीं मेरे पास कैपिटल सिर्फ इतनी ही थी, मैं ऊपर ऑलरेडी पूरी लगा चुका हूं, अब वापस ऊपर आएगा तो मैं चाहता हूं कि इससे मैं निकलूं क्योंकि मेरे पास कैपिटल नहीं है, तो डेफिनेटली वो सेल ऑन राइज का वेट कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप किस रिक्वायरमेंट के लिए शहर में गए हो, क्योंकि इंडिकेशन फिलहाल कुछ भी नजर नहीं आ रहे चार्ट पे, ये हमें समझना होगा।
बात कर लेते हैं। कोई कहता है कि यहाँ स्विंग ट्रेड बन सकती है क्या, इज देयर एनी स्विंग अपॉर्चुनिटी, क्लियर नो। इस चार्ट पे फिलहाल कुछ भी नजर नहीं आ रहा। यहां पर हो सकता है बाउंस बैक आए, बट फिलहाल ट्रेड के लिए नहीं है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है और कोई पैटर्न, कोई फॉर्मेशन नहीं है। अब देखिए, ये हो सकता है कि आपके और मेरे विचार मिले नहीं, विचारों में असहमति हो सकती है, मतभेद हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। मेरा जैसे एक सेटअप है, मेरा सेटअप है कि किसी भी कंपनी में मैं फ्रेश इन्वेस्टमेंट करता हूं, तो मैं इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग नहीं, इन्वेस्टमेंट मैं तभी करता हूं जब वो अपने हाई से मुझे 40-50% डाउन मिलता है, तब मैं उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं। या फिर कोई बहुत सॉलिड सेटअप दिखता है, तो ना तो ये अपने हाई से 40-50% डाउन, ना इसमें बहुत सॉलिड सेटअप। मेरा स्विंग का सेटअप ये है कि मैं स्विंग तभी करता हूं जब मेरे सेटअप के हिसाब से वहां पे कुछ मुझे पैटर्न या फिर कोई फॉर्मेशन या मेरे इंडिकेशन बोले। तो फिलहाल उनमें से कोई नहीं बोल रहे, लेकिन मेरे पर्सनल सेटअप आपके पर्सनल सेटअप नहीं हो सकते। अगर आपको लगता है कि नहीं, इस कंपनी में तेजी आ सकती है, इसका सेटअप बढ़िया है, तो आप डेफिनेटली काम कर सकते हैं। बट जो मुझे लगता है मैं वो शेयर कर सकता हूं, आपको जो लगता है वो आपको ही डिसाइड करना है। तो मेरे सेटअप के हिसाब से फिलहाल यहां पर मैं अवॉइड कर रहा हूं इस कंपनी को। अगर ये स्टॉक नीचे मिलता तो मैं डेफिनेटली सोचता, वो मेरा सेटअप है। क्या इसका मतलब ये कंपनी यहां खराब है? जी बिल्कुल भी खराब नहीं है, एक्यूमुलेट करने वाले के लिए बिल्कुल खराब नहीं है। लेकिन कोई बोलता है यहां चार्ट पे बुलिश इंडिकेशंस है, फिलहाल कोई भी इंडिकेशंस नहीं है। अगर 20-25 दिन बाद में, महीने भर बाद में आएंगे तो डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन फिलहाल मेरे लिए ये कंपनी अभी अवॉइड है, एक बार अवॉइड कर रखी है ट्रेडिंग के लिए और वन टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए। जो एक्यूमुलेट करे उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्यूमुलेट का अगेन मतलब बता दूं, नीचे जैसे जैसे मिले उसमें हिम्मत होनी चाहिए एक्यूमुलेट करने की। ऐसा नहीं कि 2200 का 2000 आ गया तो रोना चिल्लाना कर ले, वो एक्यूमुलेट नहीं कर सकता, ना वो इन्वेस्टर बन सकता। ये बात आप नोट डाउन करके रख लीजिए। तो एम्ता टेक को लेकर जो आपके मन में इतने सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि क्या किया जाए क्या नहीं, मेरी उम्मीद है मैंने सारे आंसर करने की कोशिश करी है। वीडियो अगर आपने पूरा सुना है तो आपको आंसर मिल गया होगा। फिर भी मेरी कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करने का कष्ट करिएगा और कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं आपका अगर कोई अनदर क्वेश्चन है तो। ऐसी एनालिसिस अगर आप सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो वेब एनालिसिस में आइए, जो मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जहां 1-to-1 आप मेरे साथ सीखेंगे और 1.5-2 महीने की ट्रेनिंग करेंगे। उसके बाद आप लाइफ टाइम हमारे ट्रेनिंग ग्रुप का पार्ट बन के रहेंगे, जहां हमारी इंपॉर्टेंट अपडेट और हमारे चार्ट्स जो है वो आते रहते हैं। अगर आप चाहते हैं वेब एनालिसिस ज्वाइन करना, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल दी हुई है, बाकी इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप जानकारी ले सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप की एंट्री के लिए आपको चैनल की डायमंड मेंबरशिप ज्वाइन करनी पड़ेगी। डायमंड मेंबरशिप ज्वाइन करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में आ सकते हैं। वो व्हाट्सएप ग्रुप सिर्फ डायमंड मेंबर्स के लिए है। ध्यान रखिए, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं आती, ओनली इंपॉर्टेंट अपडेट एंड आपके क्वेश्चंस के ऊपर मैं आंसर करता हूं। तो जुड़ना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।